एक बार की बात है, रामपुर नामक गांव में आराध्या अपनी सौतेली माँ सुमन और सौतेली बहन तारा के साथ रहा करती थी। तारा दिखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर थी और उसे अपनी सुंदरता पर घमंड भी बहुत ही ज्यादा था। और वहीं दूसरी तरफ आराध्या, वह काली थी लेकिन स्वभाव की बहुत अच्छी थी। लेकिन उसकी इन अच्छाइयों से किसी को कोई मतलब नहीं था। हमेशा सब उसे दुत्कारते थे। यहाँ तक कि उसकी सौतेली माँ और सौतेली बहन भी उससे बिल्कुल प्यार नहीं करती थी। ऐसे ही एक दिन तारा अच्छे से तैयार होकर अपने दोस्त की शादी में जा रही थी। तभी आराध्या कहती है, दीदी लगता है आप अपनी दोस्त की शादी में जा रही हैं। क्या मैं भी आपके साथ जा सकती हूँ? तूने अपनी शक्ल देखी है, काली कलूटी बंदरिया, ऐसा लगता है जैसे कोयले से अभी निकल कर आई है। और अगर मैं तुझे अपने साथ लेकर जाऊंगी तो मेरी कितनी ज्यादा इंसल्ट होगी। कहाँ मैं परियों की तरह सुंदर और कहाँ तू धरती पर बोझ। इसलिए ज्यादा बकबक मत कर और चुपचाप घर के काम कर। जो तेरी औकात है, औकात से बढ़कर बात नहीं करनी चाहिए। तारा मेरी प्यारी बिटिया, तुम इतना क्यों भड़क रही हो? क्या हुआ? तारा अपनी माँ को सब बताती है कि आराध्या उससे क्या कह रही थी। यह सुनकर सुमन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। सुमन बेचारी आराध्या की बहुत ज्यादा पिटाई करती है और उसे कहती है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी की दोस्त की शादी में जाने की? क्या तूने अपनी शक्ल आईने में देखी है? अगर कोई तुझे देख ले तो उसे कई दिन तक नींद न आए। पता नहीं वह कौन सी मनहूस घड़ी थी जब मैंने तेरे बाप से शादी की। अगर मैं तेरी काली शक्ल देख लेती तो कभी शादी न करती। मुझे तो तुझ जैसे बदसूरत लोगों से सख्त नफरत है। चल जा, घर में इतने सारे काम पड़े हैं, उन्हें खत्म कर। महारानी शादी में जाएगी, शक्ल न सूरत, मनहूस। आराध्या को अपनी सौतेली माँ की यह शब्द बहुत ज्यादा चुभते हैं और वह बहुत रोती है और घर के काम करने में जुट जाती है। हमेशा आराध्या के साथ ऐसा ही होता था। ऐसे ही समय बीत रहा था। तारा और आराध्या का जन्मदिन एक ही साथ आता था। तारा के जन्मदिन के लिए सुमन महंगी महंगी ड्रेस लेकर आती है और बेचारी आराध्या को एक भी ड्रेस नहीं दिलाती। तभी आराध्या अपनी सौतेली माँ से कहती है, माँ, तारा दीदी के साथ तो कल मेरा भी जन्मदिन है। आप उनके लिए कितना सब कुछ लेकर आई हैं, लेकिन मेरे लिए कुछ भी नहीं। अगर एक सस्ती सी ड्रेस मेरे लिए भी लेकर आ जाती तो कितना अच्छा होता। काली कलूटी बंदरिया, तुझे कितनी बार समझाना पड़ेगा कि तू इस घर की बेटी नहीं है, नौकरानी है, नौकरानी। और मम्मी ने इतने सारे मेहमानों को बुलाया है, उनका खाना बनाना, उन सभी मेहमानों को अटेंड करना वह कौन करेगा? वह सब काम तेरा है। इसलिए चुपचाप काम कर। जन्मदिन सेलिब्रेट करने के सपने देखना छोड़ दे। नहीं नहीं बेटा, मैं नहीं चाहती कि कल यह तेरे जन्मदिन पर मेहमानों के सामने आए। मेरी तो नाक ही कट जाएगी जब सबको पता चलेगा कि काली कलूटी बदसूरत मेरी सौतेली बेटी है। तू कहाँ चांद जैसे सुंदर और ये कहाँ मनहूस। तू मेरी बात कान खोलकर सुन ले। घर को सजाकर, अच्छे अच्छे पकवान बनाकर, सभी तैयारियां कर कर यहाँ से अपनी शक्ल दफा कर लेना। समझ में आ रही है या नहीं? माँ, मैं पूरे साल कुछ नहीं कहती। आप जिस हाल में रखती हैं वैसे ही रहती हूँ। आपसे किसी चीज की फरमाइश नहीं करती। बस एक छोटी सी फरमाइश थी कि आप मेरे जन्मदिन पर मुझे एक सस्ती सी ड्रेस दिला दो। वह दिलाना तो बहुत दूर की बात है, आप तो मुझे जन्मदिन पर भी नहीं आने दे रही। सबको बुला रही है लेकिन मुझे नहीं, सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरा रंग काला है। मैं तारा की तरह सुंदर नहीं हूँ, इसमें मेरी क्या गलती? ऐसा कहकर आराध्या बहुत रोती है और अपने काम करने लग जाती है। वह घर को दुल्हन की तरह सजाती है और पूरी रात जाकर तरह तरह के पकवान बनाती है। अगले दिन तारा अपने जन्मदिन पर बहुत सुंदर ड्रेस पहनती है। बहुत सारे मेहमान आते हैं, उसके लिए महंगे महंगे गिफ्ट लेकर आते हैं, उसे जन्मदिन विश करते हैं। और वहीं दूसरी तरफ बेचारे आराध्या, जन्मदिन मनाना तो बहुत दूर की बात, उसे तो कोई जन्मदिन विश करने वाला भी नहीं था। बेचारी ऐसे ही फटे पुराने कपड़ों में घर से बाहर एक पेड़ के नीचे बैठकर बहुत रोती है।
अगर आज मेरे माता पिता से जिंदा होते तो मेरा जन्मदिन भी वो इसी तरह से धूमधाम से मनाते जैसे तारा दीदी का मनाया जा रहा है। मेरी सौतेली और सौतेली बहन मुझसे इसलिए प्यार नहीं करती क्योंकि मैं काली हूँ, बदसूरत हूँ। अगर मैं भी तारा दीदी की तरह सुंदर होती तो क्या पता मेरी सौतेली माँ मुझसे भी प्यार करती, वह मेरे ऊपर इतना अत्याचार नहीं करती। लेकिन अगर मैं बदसूरत हूँ, काली हूँ, तो इसमें मेरी क्या गलती? मेरी सौतेली माँ और बहन को समझ में क्यों नहीं आता? इस तरह से आराध्या बहुत ज्यादा फूट फूट कर रो रही थी। तभी वहाँ पर एक बूढ़ी औरत आती है और वह आराध्या से कहती है, लगता है बेटा तुम बहुत दुखी हो, परेशान हो, रो मत। मैं तुम्हें एक परी के बारे में बताती हूँ जिसके पास जादुई सोने और चांदी की ड्रेस है। अगर तुम उस परी की परीक्षा में पास हो गई तो तुम सोच भी नहीं सकती कि तुम्हें क्या मिल जाएगा। यहाँ से सीधी चलती जाना, ठीक है? उस बूढ़ी औरत की बातें सुनकर आराध्या चुप हो जाती है और जैसा कि वह बूढ़ी औरत आराध्या से कहती है वह वैसा ही करती है। जंगल में सीधा चलना शुरू कर देती है कि तभी रास्ते में उसे एक जख्मी हिरण मिलता है। अरे तुम तो कितने प्यारे हिरण हो, तुम्हें इस तरह से जख्मी किसने किया? तुम्हें तो बहुत दर्द हो रहा होगा, मैं अभी तुम्हारी मदद करती हूँ। ऐसा कहकर आराध्या उस जख्मी हिरण के जख्मों पर जड़ी बूटियां लगाती है। जब वह पहले से थोड़ा बेहतर हो जाता है तो उसे हरी हरी घास भी खिलाती है। तभी वह खुश होकर आराध्या से कहता है, आराध्या तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, शीशे की तरह साफ है। तुमने मुझे जख्मी देखा और तुरंत मेरी मदद की और मुझे पेट भरकर घास भी खिलाई। तुम बहुत अच्छी हो। आराध्या उस हिरण की मदद कर कर कुछ और दूर चलती है तो उसे एक पेड़ सूखा मिलता है जो प्यासा था और उसके आसपास बहुत गंदगी भी पड़ी थी। आराध्या सूखे पेड़ को पानी पिलाती है, उसके आसपास की गंदगी साफ करती है और कुछ दूर और चलती है तो उसे सोने और चांदी की 2 ड्रेस नजर आती हैं, जिन्हें देखकर आराध्या कहती है, बूढ़ी माँ ने तो कहा था कि इस जंगल में परी मिलेंगी जिनके पास जादुई सोने और चांदी की ड्रेस है, लेकिन परी जी तो कहीं पर भी नजर नहीं आ रही। मैं क्या करूं? आराध्या ऐसा सोच ही रही थी कि तभी जादुई सोने की ड्रेस से आवाज आती है, आराध्या मैं परी की जादुई सोने की ड्रेस हूँ और मैं जानती हूँ कि तुम्हारी जिंदगी में अब तक तुम्हारे साथ कितना बुरा हुआ। सब तुम्हारे काले रंग का कितना मजाक उड़ाते थे, तुम्हें कितना भला बुरा कहते थे, यहाँ तक कि तुम्हारी सौतेली माँ और सौतेली बहन भी तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव करती हैं। लेकिन अब तुम्हारी सारी परेशानी खत्म हो जाएंगी। तुम मुझे पहन लो, तुम दुनिया की सबसे ज्यादा सुंदर लड़की बन जाओगी। कोई तुम्हारे रंग रूप का मजाक नहीं उड़ाएगा, सब तुमसे प्यार करेंगे, प्यार। आराध्या मैं भी परी की जादुई चांदी की ड्रेस हूँ। मैं तुम्हें सुंदरता तो नहीं दे सकती, लेकिन तुम मुझे पहनकर परी के पास जरूर जा सकती हो। उनकी जान खतरे में है, एक चुड़ैल उन्हें अपने साथ ले गई। अगर अभी उनकी मदद नहीं की तो उनकी जान जा सकती है और तुम जादुई सोने और चांदी की ड्रेस में से सिर्फ एक ही ड्रेस चुन सकती हो। अब तुम्हारे हाथ में है कि तुम परी की जान बचाना चाहती हो या फिर जादुई सोने की ड्रेस पहनकर सुंदरता हासिल करना चाहती हो। मेरे रंग रूप की वजह से सब मेरा बहुत मजाक उड़ाते हैं, मुझसे कोई दोस्ती भी नहीं करता, इसलिए मुझे सुंदरता की बहुत जरूरत है। लेकिन अगर मेरी वजह से किसी की जान बच सकती है तो मुझे सुंदरता नहीं चाहिए। मैं परी की जान बचाऊंगी, इसलिए मैं परी की जादुई चांदी की ड्रेस पहनकर उन्हें बचाने जाऊंगी। ऐसा कहकर जैसे ही आराध्या जादुई चांदी की ड्रेस पहनती है तो वह बिल्कुल अप्सरा जैसी सुंदर हो जाती है। खुद को इतना ज्यादा सुंदर देखकर आराध्या की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। तभी आराध्या के सामने परी आती है और वह आराध्या से कहती है, आराध्या सच में तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो, तुम्हारा मन बिल्कुल साफ है। जंगल में जो भी तुम्हें परेशान नजर आया तुमने उन सब की मदद की और यहाँ आकर भी तुमने लालच नहीं किया, इसलिए तुम्हें सुंदरता मिली है। मैं तो बस तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। आराध्या हैप्पी बर्थडे टू यू। चलो आज हम तुम्हारा बर्थडे परियों के साथ सेलिब्रेट करते हैं।
ऐसा कहकर वह परी आराध्या को अपने साथ ले जाती हैं। वहाँ पर बहुत सारी परियां थी। आराध्या बहुत ज्यादा खुश होती है। उसका जन्मदिन बहुत धूमधाम से सेलिब्रेट होता है, डांस भी होता है, सिंगिंग भी होती है। उसके बाद केक काटा जाता है। आराध्या बहुत खुश थी। आराध्या सभी परियों को धन्यवाद कहती है। मैं अपने जन्मदिन पर इतनी ज्यादा उदास थी। मुझे नहीं पता था कि जब भी ऊपर वाला देता है छप्पर फाड़ कर देता है। मुझे सुंदरता भी मिल गई और मेरा जन्मदिन इतनी धूमधाम से सेलिब्रेट हुआ। यह दिन मैं कभी नहीं भूलूंगी। आप सभी परियों का दिल से धन्यवाद। आराध्या सभी परियों को धन्यवाद कहकर अपने घर आ जाती है। आराध्या को इतना ज्यादा सुंदर देखकर दोनों माँ बेटी का मुंह खुला का खुला रह जाता है। आराध्या की बच्ची, तू तो इतनी ज्यादा बदसूरत थी, फिर इतनी ज्यादा सुंदर कैसे हो गई? आराध्या तारा और अपनी सौतेली माँ को सब बताती है कि जंगल में परी के पास जादुई सोने और चांदी की ड्रेस है, जिसे पहनकर वह इतनी ज्यादा सुंदर हो गई। यह बदसूरत लड़की परी के जादुई सोने और चांदी की ड्रेस की मदद से इतनी ज्यादा सुंदर हो गई। मैं तो कितनी ज्यादा सुंदर हूँ, मैं तो और भी ज्यादा सुंदर हो जाऊंगी। मुझे तुरंत वहाँ जाना चाहिए। ऐसा सोचकर तारा भी जंगल में चली जाती है तो उसे भी जख्मी हिरण मिलता है। तारा उसकी भी मदद नहीं करती। सूखा पेड़ नजर आता है, उसकी भी मदद नहीं करती। तभी उसे आराध्या की तरह सोने और चांदी की ड्रेस नजर आती है और वह तुरंत सोने की ड्रेस जैसे ही पहनती है तो वह बहुत ही ज्यादा बदसूरत हो जाती है। खुद को इतना ज्यादा बदसूरत देखकर वह बहुत रोती है। तभी उसके सामने परी आ जाती है और वह तारा से कहती है, तारा, यह जादुई सोने और चांदी की ड्रेस सिर्फ उन्हीं लोगों की मदद करती है जो दूसरों की मदद करते हैं। तुम तो कभी किसी की मदद नहीं करती और तुम खुद इतनी ज्यादा सुंदर थी, लेकिन तुम अपनी सौतेली बहन से जलकर यहाँ आई ताकि तुम और भी ज्यादा सुंदर बन जाओ। यह सब कुछ तुम्हारे घमंड और लालच की वजह से हुआ है। अब तुम हमेशा ऐसे ही बदसूरत रहोगी। तुम्हें तुम्हारे लालच और घमंड की सजा मिली है। परी की यह बातें सुनकर तारा बहुत रोती है और वहीं दूसरी तरफ आराध्या की सुंदरता के चर्चे दूर दूर तक होने लगते हैं और उसकी शादी एक राजकुमार से हो जाती है। अपनी सौतेली माँ के अत्याचार से बहुत दूर वह राजकुमार के साथ हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत करती है। रेशमा एक बहुत ही सुंदर लड़की थी। वो जितनी सुंदर थी उतने ही सुंदर उसके काले घने बाल थे, जिसे देखकर हर कोई उसके पीछे पागलों की तरह भागने लगता था। पर जैसे ही कोई उसके बालों में चल रही जूं देखता, उसके पास से भाग जाता था। उसके परिवार में उसके पिता मोहन और माँ लक्ष्मी रहा करते थे। रेशमा अक्सर ही मार्केट से तरह तरह के जुएं खत्म करने के ऑयल और शैम्पू लाया करती थी, पर जुएं उसके सर से जाने का नाम ही नहीं लेती थी। ऐसे ही एक दिन रेशमा फेसबुक के जरिए साहिल नाम के लड़के के संपर्क में आती है। वो दोनों रात दिन चैटिंग किया करते। ऐसे ही एक दिन वो दोनों पार्क में मिलने आते हैं। हाय, कैसी हो रेशमा? अरे मैं एकदम बढ़िया हूँ, तुम बताओ कैसे हो? यार पता नहीं, मैं तुमसे जितना भी बात करूँ उतना ही कम लगता है। क्यों? ऐसा क्यों लगता है? यार पता नहीं आजकल क्या हो रहा है, हर जगह तुम दिखती हो। यार मैं कुछ बोल रहा हूँ और तुम सर में खुजली करती जा रही हो। तुम सीरियस नहीं हो क्या? हाँ, मैं बहुत ज्यादा सीरियस हूँ। बस तुम बोलते जाओ। तुम्हें देख देख कर ना मेरे भी सर में खुजली होने लगी यार। हाँ, वही तो मैं कह रही थी, शायद ये जगह ही अच्छी नहीं है। देखो ना, तुम्हें भी खुजली होने लगी। ऐसे ही समय बीतता रहता है और एक दिन जब रेशमा साहिल से मिलने जाती है, तब साहिल उसको घुटनों के बल बैठकर फ्लावर्स लिए प्रपोज कर देता है। रेशमा भी उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है। साहिल अपनी माँ गंगा और बहन चारू के साथ रेशमा के घर शादी की बात करने के लिए आता है। जी नमस्कार। जी नमस्कार। साहिल बेटा, क्या करते हैं आप? जी मैं अकाउंटेंट की जॉब करता हूँ। अच्छा, कब से जानते हो रेशमा को? अरे सब कुछ हमारे बिटुआ से ही पूछ लोगे या कभी अपनी बिटिया को भी बुलाएंगे? तभी रेशमा चाय नाश्ता लिए आती है और अपने होने वाली सास के पैर छूती है। अरे बस, दिखने में तो बहुत सुंदर हो तुम बिटिया, और तुम्हारे बाल भी गजब है एकदम। दोनों घर वाले
में रजामंदी से दोनों की बड़े ही धूमधाम से शादी करवा देते हैं। ऐसे ही वक्त बीतता रहता है। रेशमा अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारियां अच्छे से संभाल लेती है। ऐसे ही एक रात वो सब लोग एक साथ बैठकर डिनर कर रहे होते हैं। तभी साहिल बार बार उसका सर खुजाता है। ये देखकर उसकी माँ बोलती है, अरे क्या बात हो गई समर बेटा, काहे खुजर खुजर कर रहे हो सर में? माँ पता नहीं, कुछ दिनों से ना सर में बहुत खुजली हो रही है। लगता है जैसे कुछ कट रहा है सर में। अरे मोरी मैया, कहीं तो सर में जुए तो ना हो गई? क्या माँ, आप भी ना। अरे आज से पहले तो कभी हुई नहीं, तो अब कैसे होगी? हमें का पता, जिसके साथ तू सर से सर भिड़ा कर सोवे थे ना, उसी के जुए तुम्हारे सर में तांडव कर रही होंगी। माँ जी, आप कहना क्या चाहती है कि मेरे सर में जुए हैं? अरे आप भी के सर में होंगी। बुढ़ापे के चलते आप नहाती नहीं है और आपके सर की गंदगी से ना जुओं को प्यार हो गया होगा। तो प्लीज आप मुझ पर ये घटिया सा इल्जाम मत लगाइए। भाभी, मम्मी की बातों से इतना गुस्सा क्यों हो रही हो तुम? मान लो ना कि भैया के सर में तुमसे ही जुए आए हैं। जरूर तुम दोनों माँ बेटी के सर में ही ना ये जुओं का ग्रुप होगा, और अब मेरे पति के सर में भी। बस भाभी, ये नौटंकी कहीं और जाके करना। मैं अभी दूध का दूध और पानी का पानी कर देती हूँ। ओ हेलो, खुद का मुँह देखा है? कोई तुम्हारी शक्ल देखकर ही बता देगा कि जुओं का अड्डा ना तुम्हारे सर में है। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है। जुओं की वजह से अब पूरा घर परेशान होने लगता है। हर कोई बार बार अपने सर में खुजली करने लगता है, लेकिन रेशमा हमेशा ही कभी अपनी सास तो कभी अपनी ननद पर जुओं का इल्जाम लगा दिया करती। ऐसे ही एक दिन रेशमा कुछ दिनों के लिए अपने मायके चली जाती है और यहाँ ससुराल में रेशमा के ना होने पर धीरे धीरे सबके सिरों में से जुए खत्म होने लग जाती हैं। कुछ दिनों बाद फिर से सबके सरों में जुए हो जाती है। ऐसे ही एक दिन रेशमा जब किचन में खाना बना रही होती है, तब उसकी सास वहाँ आती है और उससे कहती है, अरे ओ महारानी, कहीं सर खुजलाते खुजलाते सब्जी में भी जुए ना डाल देना। हाँ, देखना, आज जुओं की तरी वाली सब्जी बनाऊंगी और सबसे पहले ना आपको ही खिलाऊंगी। सही कह रही हो, तमीज तो तुम बेचाई चोर बाजार में और दहेज में खाली जुए हिलाई हो बरसन। अरे बस कीजिए ना माँ जी, कोई लिमिट होती है किसी को परेशान करने की, लेकिन आप तो नॉन स्टॉप बस बक 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 बोलती ही रहती हैं। अब तू ही तो बताएगी हमको सब कुछ, जुआ वाली बहू। ऐसे ही आए दिन जुओं के चलते घर में लड़ाई होने लगती है और एक रात जब दोनों मियाँ बीवी सो रहे होते हैं, तभी अचानक साहिल उठता है और अपना सर खुजाने लगता है और गुस्से से अपनी बीवी को जगा देता है। रेशमा, उठो जल्दी। क्या बात है साहिल, क्या हो गया, क्यों उठा दिया मुझे? हम मेरी नींद उड़ा के खुद चैन से सोना चाहती हो? यार मैं परेशान हो चुका हूँ इन जुओं से। अरे तो इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने थोड़ी ना अपने सर के जुओं को कहा कि जाकर मेरे पति के सिर पर हल्ला बोल दो, उसका सर खुजाओ। अरे मुझे नहीं पता यार, तुम मेरे से दूर रहो। कल से अलग सोना, समझी? और मेरे साथ सोने की जरूरत नहीं है तुमको। कर क्यों? मैं भी दूर हो जाती हूँ तुमसे, जाओ यहाँ से। अरे हाँ, जाओ ना। ऐसे ही जुओं की वजह से दोनों में दूरियां आ जाती है। हर रात दोनों पति पत्नी एक ही कमरे में दूर दूर सोया करते थे। साहिल की इस बेरुखी से रेशमा बहुत ही ज्यादा दुखी रहा करती थी। उसने बहुत सी घरेलू नुस्खे अपनाए और बहुत से केमिकल वाले भी, लेकिन उसे कुछ आराम नहीं हुआ। उसकी सास और ननद भी रेशमा को खरी खोटी सुनाने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देती थी। वक्त बीतता जाता है और रेशमा धीरे धीरे डिप्रेशन में रहने लगती है, जिसके चलते वो एक दिन अपने सर के सारे बाल ट्रिम कर लेती है और गंजी हो जाती है। ये सब देखकर उसके पति और सास बहुत हैरान हो जाते हैं और उसे कहते हैं, अरे बहू, तू पागल हो गई है क्या? ये सब क्या कर लिया तूने? तुम ही तो बोलते थे कि या तो ये जुए दूर करो या तुम मुझसे दूर हो जाओ। मैंने सब कुछ करके देख लिया, पर किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ा, इसलिए मैंने अपने सारे बाल काट दिए। अब ना रहेगा बाल और
बाल काट दिए, अब तो खुश है ना आप लोग? माफ करना बहू, हम तुम्हारी परेशानी समझ नहीं पाए कि इन जुओं की वजह से तुम्हें कितनी दिक्कत होगी। हम तो केवल अपनी ही परेशानी में खोए रहे। इस तरह रेशमा सभी को माफ कर देती है। वक्त बीतता जाता है और रेशमा के सर पर एक बार फिर से काले घने और लंबे बाल आ जाते हैं और इस बार उसके सिर में जुओं का नामो निशान नहीं होता और फिर सब मिलकर एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। एक गांव में सुहानी और सुप्रिया नाम की दो सौतेली बहनें रहा करती थी। सुप्रिया दिखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर और गोरी थी, लेकिन वो स्वभाव से बहुत ही ज्यादा घमंडी और स्वार्थी किस्म की लड़की थी। वहीं सुहानी दिखने में बहुत ही ज्यादा सावली और बदसूरत दिखाई देती थी, लेकिन वो मन की बहुत ही साफ और अच्छे स्वभाव की लड़की थी, जिस वजह से सुहानी की सौतेली माँ कंचन उसके साथ हमेशा सौतेला व्यवहार ही किया करती थी और वो अपनी बेटी सुप्रिया और सुहानी में हमेशा भेदभाव किया करती थी। वो अपनी बेटी सुप्रिया से बहुत प्यार करती थी, लेकिन वही सुहानी को हमेशा उसके रंग को लेकर ताना मारा करती थी। ऐसे ही एक दिन कंचन सुहानी के कमरे में जाती है और उससे कहती है, अरे ओ सुहानी की बच्ची, मेरी बात को ध्यान से सुन। आज के बाद तू हमारे साथ कहीं बाहर नहीं जाएगी। तेरी वजह से मेरी सबके सामने कितनी बेइज्जती होती है। अरे कहाँ मैं और मेरी बेटी इतनी गोरी चिट्टी और कहाँ तू बदसूरत और काली। तेरा और हमारा तो कोई मेल ही नहीं है। लेकिन माँ, अगर मैं काली हूँ तो इसमें भला मेरी क्या गलती है और आप ऐसा क्यों कह रही हो माँ? आखिर मैं भी तो आपकी ही बेटी हूँ ना। अरे तुझे अपनी बेटी बोलते हुए भी मुझे शर्म आती है, लेकिन क्या करूं? तेरे पिताजी की वजह से ही मुझे ये सब करना पड़ता है। इतना कहकर कंचन अपनी बेटी सुप्रिया के कमरे में चली जाती है और अपनी माँ की ये बातें सुनकर सुहानी को बहुत ही बुरा लगता है, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। और वही सुप्रिया शीशे के आगे बैठकर अपना मेकअप कर रही होती है। यह देखकर कंचन उससे कहती है, अरे वाह बेटी, आज तो तू बहुत ही सुंदर लग रही है। एकदम चांद की तरह चमक रहा है मेरी बेटी का चेहरा। कहीं तुझे किसी की नजर न लग जाए। उसी समय वहाँ पर सुप्रिया और सुहानी के पिता कैलाश आ जाते हैं और कहते हैं, अरे सुप्रिया बेटी, आज तो तुम बहुत सुंदर लग रही हो। कोई खास बात है क्या? नहीं पिताजी, ऐसी तो कोई बात नहीं है। अरे मेरी बेटी तो है ही इतनी सुंदर कि उसके लिए तो हर एक दिन ही खास होता है। और एक वो सुहानी, चाहे जितनी मर्जी तैयार हो जाए, लेकिन तब भी लगती बदसूरत ही है। पता नहीं भगवान ने भी उसे क्या ही सोचकर बनाया होगा। उसी समय सुहानी वहाँ आती है और अपनी माँ से कहती है, माँ देखिए, मैंने ये रेड कलर की लिपस्टिक लगाई है, मैं कैसी लग रही हूँ? अच्छा, जरा दिखा तो अपना चेहरा। अरे तेरे इस काले चेहरे पर तो लिपस्टिक भी फीकी पड़ गई है। और हाँ, आज के बाद तुम अपने इस काले चेहरे पर मेरी महंगी ब्रांडेड मेकअप की चीजें वेस्ट मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चलो अब जाओ यहाँ से। सुहानी को अपनी सौतेली माँ और अपनी बहन की बातें सुनकर बहुत ही बुरा लगता है, इसलिए वो चुपचाप वहाँ से चली जाती है। लेकिन ये सब देखकर कैलाश कंचन से कहता है, अरे कंचन, तुम सुहानी के साथ ऐसा व्यवहार क्यों करती हो? आखिर वो अभी तो तुम्हारी बेटी है ना? नहीं, वो मेरी बेटी नहीं है, ये बात तुम्हें भी अच्छे से पता है। मेरी तो सिर्फ एक ही बेटी है, वो है सुप्रिया, जो मेरी तरह ही गोरी और सुंदर है। और कहाँ वो तुम्हारी काली कलूटी बेटी? अरे उसके साथ तो मुझे कहीं बाहर जाने में भी शर्म आती है। पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी में पैदा हुई होगी। कंचन, या तुम क्या बकवास कर रही हो? भूलो मत कि सुहानी भी मेरी ही बेटी है और उसके लिए ही मैंने तुमसे शादी की है। कैलाश की ये बातें सुनकर कंचन वहाँ से मुंह बनाकर चली जाती है। और उसके अगले दिन जब सुप्रिया अपनी माँ के साथ शॉपिंग करने जा रही होती है, तो वो सुहानी के पास जाकर उससे कहती है, अरे सुहानी, क्या तुम हमारे साथ शॉपिंग के लिए नहीं चल रही हो? नहीं, वो माँ ने मुझे अपने साथ ले जाने से मना कर दिया है, क्योंकि मेरे साथ जाने से उनको शर्मिंदगी महसूस होती है। अरे हाँ, मैं तो ये बात भूल ही गई थी
लेकिन कोई बात नहीं, अगर तुम्हें मार्केट से कुछ चाहिए जैसे गोरे होने के लिए कोई क्रीम तो मुझे बता दो, मैं तुम्हारे लिए ले आऊंगी। सुप्रिया हमेशा की तरह ही सुहानी का मजाक उड़ाकर वहाँ से चली जाती है और कुछ देर बाद सुप्रिया अपनी माँ के साथ बहुत सारी शॉपिंग करके घर वापस आती है। माँ, आज तो मजा ही आ गया। हमने आज कितनी सारी शॉपिंग की है, मैं तो बहुत थक गई हूँ। तूने सही कहा बेटा, आज तो हम भी बहुत थक गए हैं। अरे ओ सुहानी, कहाँ मर गई? जरा हमारे लिए पानी तो लेकर आना। उसी समय वहाँ पर कैलाश भी आ जाता है और कहता है, अरे क्या बात है, लगता है पूरा मार्केट का सामान ही उठा लाई हो। अरे हाँ जी, वो सुप्रिया के कपड़े पुराने हो गए थे ना, इसलिए मैंने सोचा कि आज मैं सुप्रिया को शॉपिंग करवा कर ले आती हूँ। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन क्या तुम सुहानी के लिए कुछ नहीं लेकर आई? अरे उसको नए कपड़े दिलवाने की क्या जरूरत है, उसके ऊपर तो नया पुराना सब एक जैसा ही लगता है। लेकिन कोई बात नहीं सुप्रिया बेटा, तुम अपने पुराने बचे हुए कपड़े सुहानी को दे देना। और हाँ बेटी, आज रात को हमारे घर पर कुछ मेहमान आने वाले हैं, इसलिए तुम अच्छे से तैयार हो जाना। और सुहानी, तुम जब तक सारे मेहमान चले न जाए तुम अपने कमरे से बाहर मत निकलना, समझी? जी माँ। और उसके कुछ ही देर में रात हो जाती है और कंचन के सारे मेहमान घर आ जाते हैं और कंचन सुप्रिया को अपने सारे मेहमानों से मिलवाती है। लेकिन वहीं सुहानी अपने कमरे में बंद रहकर सब कुछ सुन रही होती है और कुछ ही देर बाद सारे मेहमान चले जाते हैं तो कंचन कैलाश से कहती है, अरे आज तो मजा ही आ गया और सब मेरी बेटी की कितनी तारीफ कर रहे थे, आपने सुना? कंचन, तुमने अपने स्वार्थ के चक्कर में सुहानी को कब से कमरे में बंद कर रखा है? आखिर वह भी तो हमारी बेटी है ना। अच्छा, तो आप क्या चाहते हैं कि मैं उसको सबसे मिलवाकर अपनी बेइज्जती करवाऊं, कि सब कहे कि यह काली बेटी किसकी है? अरे तो क्या हुआ, अगर वो काली है तो आखिर वो मेरी बेटी है और मैं तुम्हें उसके साथ ऐसा व्यवहार करने नहीं दूंगा। अरे पता नहीं वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जब वो काली लड़की मेरे पल्ले पड़ गई। सुहानी अपने कमरे से ये सारी बातें सुन रही होती है और ये सब सुनकर उसको बहुत ही बुरा लगता है कि उसके काले रंग की वजह से उसकी माँ उसे प्यार नहीं करती। ऐसे ही एक दिन कंचन का जीने से पैर फिसल जाता है और वह नीचे गिर जाती है, जिसकी वजह से उसे काफी चोटें आती है और वह दर्द से कराहती हुई अपनी बेटी को आवाज लगाती है, सुप्रिया बेटी, मेरी मदद करो। उसी समय सुप्रिया वहाँ आती है और कहती है, अरे माँ, आप नीचे कैसे गिर गई? बेटा, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज तुम मुझे हॉस्पिटल लेकर चलो। अरे माँ, मैंने अभी अभी तो अपना फेस पैक लगाया है और ऐसे में बाहर धूप में नहीं जा सकती, वरना मेरा चेहरा खराब हो जाएगा। उसी समय वहाँ पर सुहानी आती है और अपनी माँ को जैसे तैसे लेकर हॉस्पिटल जाती है और उसके सही टाइम पर इलाज हो जाने की वजह से कंचन की तबीयत पहले से काफी ठीक हो जाती है। ऐसे ही कई दिनों तक सुहानी कंचन की काफी अच्छे से देखभाल करती है और ये सब देखकर कंचन को भी अपनी गलती का एहसास होने लगता है कि वह सुहानी के साथ कितना गलत व्यवहार कर रही थी, क्योंकि सुहानी भले ही दिखने में काली हो लेकिन वो मन की बहुत ही साफ और दयालु है। और ऐसे ही कुछ दिनों में कंचन बिल्कुल ठीक हो जाती है और उस दिन कैलाश कंचन से कहता है, कंचन, क्या तुम अब ठीक हो? हाँ, अब मैं ठीक हूँ जी। तुम्हें पता है कंचन, आज तुम इतनी जल्दी ठीक इसलिए हो पाई हो क्योंकि सुहानी ने तुम्हारी दिन रात सेवा की है। जिस लड़की को तुम देखना पसंद नहीं करती थी, आज उसी की वजह से तुम सही सलामत हो। क्या तुम्हें इस बात का जरा सा भी एहसास है? आप सही कह रहे हैं जी, मुझे अपने किए पर बहुत ही पछतावा है और मैं हाथ जोड़कर आपसे माफी मांगती हूँ कि मैं आज के बाद सुहानी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर ले। तो मिलती हूँ आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।